नमस्कार साथियों, बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 जिसमें आज अपन को डिस्कस करना है कोशिका सिद्धांत के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ना है। पिछले 2 लेक्चर में आप पढ़ चुके हो कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज के बारे में, सजीव कोशिका की खोज और निर्जीव कोशिका की खोज किसने की थी, अर्थात मृत कोशिका की खोज किसने की थी। ठीक है ना, तो कोशिका सिद्धांत को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलो, कोशिका सिद्धांत क्या कहलाता है और किसने प्रतिपादित किया, यह सब कुछ जानना है आपको। कौन पहले आया, कौन बाद में आया, तो सबसे पहले आए 1838 में आपके स्वीडन। कौन आए भाई साहब? स्वीडन आए। स्वीडन ऐसा नहीं लिखा जाएगा इसको, ऐसा आए, ऐसा स्वीडन। कौन आए 1838 में? स्वीडन। और स्वीडन को किसके बारे में अच्छा नॉलेज था? तो इन्हें अच्छा नॉलेज था पादपों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में। किसके बारे में? पेड़ पौधों के बारे में अच्छा खासा ज्ञान था, इसीलिए स्वीडन कहलाए गए आपके वनस्पति शास्त्री। क्या कहलाए गए? वनस्पति शास्त्री। कौन है आपके? स्वीडन है। और इसके अपोजिट 1839 में आए कौन? 1839 में आए आपके स्वान। स्वान भाई साहब 1839 में आए और स्वान को अच्छा नॉलेज था जीव जंतुओं के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, इसीलिए स्वान को कहा गया जंतु शास्त्री। क्या कहा गया? जंतु शास्त्री। ठीक है ना। और जब स्वीडन 1838 में आए तो इन्होंने एक बात रखी, और वो बात क्या थी तो उसको जान लेते हैं। स्वीडन ने 1838 में कहा कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। किस में पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा आपके स्वीडन भाई साहब ने कि जी हाँ, पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। और इसके अपोजिट 1839 में स्वान ने बात बोली कि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति एब्सेंट रहती है। किस में रहती है? जंतुओं में रहती है। किस में रहती है? एनिमल में रहती है। क्या एब्सेंट रहती है? तो आपकी कोशिका भित्ति एब्सेंट रहती है। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा स्वान ने। अब जब इन्होंने 1838 में यह बात बोली और यह बात बोलकर यह रुक गई, फिर 1839 में स्वान ने इसी बात को जंतुओं में कह दिया कि इनमें नहीं पाया जाता है। तो स्वीडन ने किससे संपर्क किया? स्वान से संपर्क किया और कहा कि भाई साहब क्या कह रहे हो आप, ऐसा मामला है? बोले हाँ, मैं तो ऐसा ही कह रहा हूँ। दोनों ने मिलकर फिर एग्जैक्ट सन क्या थी आपकी? 1839। एग्जैक्ट सन क्या थी आपकी? 1839। दोनों ने मिलकर 1839 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और उस सिद्धांत को कहा गया क्या? कोशिका सिद्धांत। तो पहला पॉइंट आपका क्या बना कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसको नोट करना है। पादपों में कोशिका भित्ति, सेल वॉल, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है मतलब प्रेजेंट रहती है। ठीक है ना। और जंतुओं में कोशिका भित्ति एब्सेंट रहती है। जंतुओं में कोशिका भित्ति, सेल वॉल एब्सेंट रहती है। कोशिका भित्ति को इंग्लिश में बोलते हैं सेल वॉल, नहीं पाई जाती है। ऐसा आपका पॉइंट निकल कर आया इन दोनों की बातों से, इन दोनों के कथनों से। ठीक है, लेकिन इन दोनों ने अपना कथन दिया और रुक गए, तो कोशिका सिद्धांत तो अभी रुक गया। अब कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाना था। तो 1839 के बाद 1855 में आए आपके कौन? 1855 में आए आपके रूडोल्फ विर्चो। कौन आए? रूडोल्फ विर्चो। आय हाय, क्या नाम है? रूडोल्फ विर्चो। ठीक है, रूडोल्फ विर्चो ने एक बात कही, इंग्लिश में कही। ठीक है ना, वो लैटिन भाषा में एक लाइन बोली थी, फिर अपन उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे, देन उसके बाद हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। इतना तो अपन जानते हैं यार, है ना, हिंदी भाषी के लोग हैं अपन। देखो इन्होंने इंग्लिश में बात क्या कही, तो इन्होंने कहा ओमनीज सेलुला, इसको यू मत बैठना, इसको डबल एल बनाना है भाई साहब। ओमनीज सेलुला, ई सेलुला। इसका अर्थ क्या होता है देख लो। ओमनीज का अर्थ होता है प्री एग्जिस्टिंग। क्या होता है? प्री एग्जिस्टिंग। फिर देखो वही मामला, इसमें बड़ी दिक्कत रहती है भाई साहब। प्री एग्जिस्टिंग। ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व अस्तित्व में। ठीक है ना। प्री एग्जिस्टिंग सेलुला का अर्थ होता है सेल। इसको हिंदी में बोलोगे आप कोशिका। क्या बोलोगे? कोशिका। और ई को बोलोगे आप टू को बोलते हैं हिंदी में से। ठीक है ना। आपने प्रोपोजिशन पढ़े होंगे, आप तो मास्टर हैं इसके भाई साहब। और सेलुला को बोलते हैं सेल, इसको बोलते हैं कोशिका।
क्या बोलते हैं, कोशिका। तो इन्होंने एक्चुअली में बात क्या कही थी, इन्होंने कहा था कि यदि नई कोशिका का निर्माण होना है मानव शरीर में या जंतुओं में या पादपों में, तो नई कोशिका का निर्माण कहाँ से होगा। तो इन्होंने कहा जो कोशिका पहले से मानव बनी हुई है, जो कोशिका पहले से या जंतुओं में उपस्थित है या पादपों में उपस्थित है, वही कोशिका डिवाइड होगी और नई कोशिकाएं बनाएंगी। इन्होंने ये बात कही, अर्थात नई कोशिका का निर्माण किससे होता है। तो इन्होंने कहा नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। इनकी बात क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है इनका, नई कोशिका का निर्माण, नई कोशिका का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल, निर्माण लिख जा गलत, निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। ऐसा किसने कहा, तो ऐसा कहा आपके रुडोल्फ, दद्दा ने रुडोल्फ, दादा ने रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि नई कोशिका यदि नई न्यू सेल का निर्माण होना है तो वो कहाँ से होगा, जो कोशिका पहले से बनी हुई है, जो सेल पहले से प्रेजेंट है पादप में या जंतुओं में, वही सेल क्या करेगी, डिवाइड करेगी। और जो सेल डिवाइड होगी उसको बोलते हैं पेरेंट सेल। क्या बोलते हैं, PARENT, पेरेंट सेल है ना, इंग्लिश में थोड़ा एग्जिट कर लेना अपना, है ना। और जो कोशिका डिवाइड होकर नई कोशिका बनाती है उसको बोलते हैं डॉटर सेल, डॉटर सेल, डॉटर सेल, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पितृ कोशिका, पितृ करना इसको है ना, पितृ पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं पुत्री। अब आप कहोगे इसको पितृ क्यों पढ़ा, ठीक है ना, तो वो हिंदी की बात है, चलो बता ही देते हैं भाई साहब। अब हिंदी की बात है तो कर लो डिस्कस। जो आपका यह ऋषि है ना भाई साहब, यह ऋषि छोटा ऋषि होता है और यह मिलकर बना होता है रा और ई से, राहल प्लस ई से मिलकर बना होता है। तो आपको ई का उच्चारण करना होता है, स्वर के उच्चारण के बिना आप व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं पितृ, ठीक है। हिंदी की बात है, इधर डिस्कस नहीं करना, हिंदी में भी बताएंगे अपन, ठीक है ना। अब देखो इसको क्या करते हैं, देखो इनकी दो बातें निकल कर आ गई, कौन कौन सी, एक तो पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और रुडोल्फ विर्चो ने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात नई कोशिका का निर्माण किससे होता है, पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। दो बातें निकल कर आ गई। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा करेगा, देखो एग्जामिनर है, होशियार है ना, अब क्वेश्चन बैंक बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ गया है। आपसे कहा जाएगा कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत, क्या कहा जाएगा, आधुनिक मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, आपका इन्होंने ही प्रतिपादित किया, रुडोल्फ विर्चो ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित की, आपके रुडोल्फ विर्चो ने प्रतिपादित की, ठीक है ना। अब देखिए इन बातों को याद रखना है, ये बातें अभी आपकी पूरी नहीं हुई, जब तक आप कोशिका सिद्धांत में 4 बातों को नहीं पढ़ेंगे आपका कोशिका सिद्धांत पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होगा। तो वो 4 बातें कौन सी हैं, हमने देखो आपको पिछले 2 लेक्चर में 2 बातें तो बता ही दी हैं कि कोशिका क्या है, आधारभूत इकाई है, कोशिका मानव शरीर की आधारभूत इकाई है, मानव शरीर की आधारभूत इकाई है, फंडामेंटल यूनिट है किसकी, ह्यूमन बॉडी की, ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि यह संरचनात्मक इकाई है और कार्यात्मक इकाई है, मतलब जिसका शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका से मिलकर बना है। अब मिलकर बना है, स्ट्रक्चर बनी है, ठीक है ना, संरचना बनी है। अरे मानव क्या एक प्रकार की संरचना, एक स्ट्रक्चर है, और वह स्ट्रक्चर किससे मिलकर बनी है, कोशिका से मिलकर बनी है, इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और वही कोशिका आपके शरीर में क्या करती है, काम भी करती है, उसी से आपको एनर्जी मिलती है, उसी से हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, आप मोबाइल को देख पा रहे हैं, इसीलिए उसको कार्यात्मक इकाई कहते हैं। यह कोशिका की, यह मानव शरीर की, कौन भाई साहब, यह मतलब कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक एंड कार्यात्मक इकाई भी है, कार्यात्मक इकाई भी है। देखो 2 पॉइंट आपके इधर पर क्लियर हो गए। अब 2 पॉइंट कौन से हैं आपको सभी को मालूम है, मैंने बता दिए हैं। वो 2 पॉइंट हैं कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल इसको बोलते हैं,
कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन जंतुओं में नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है ना। ऐसा आपके दो महानुभाव कहेगा, स्लीडन और स्वान। और चौथा क्या है आपका? तो चौथा वही है, नई कोशिका का निर्माण किससे होता है? पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। किसका? इसका। किससे? इससे, ठीक है ना, समझे। अब इसका अपवाद यदि आप नहीं पढ़ोगे तो आपने कोशिका सिद्धांत नहीं पढ़ा, कोशिका सिद्धांत के बारे में नहीं जाना। तो देख लेते हैं कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है। आपको मालूम है कि कोशिका के और सजीव किससे मिलकर बने होते हैं? आपके कोशिका से मिलकर बने होते हैं। किससे? कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और इसका अपवाद क्या है? तो अपवाद में आप समझोगे कि इसको मैंने क्यों लिया, ठीक है ना। इसका अपवाद है विषाणु। क्या है? विषाणु। विषाणु को क्या बोलते हो आप भाई साहब? आप विषाणु को बोलते हो वायरस। क्या बोलते हो? वायरस, ठीक है। विषाणु को इसका अपवाद क्यों है? देखो, मैंने भाई साहब ये कोई चीज़ रखी हुई है, मान लो मैं नहीं जानता इसको क्या है, मैं इसको देख भी नहीं पा रहा हूँ नॉर्मल आंखों से, नंगी आंखों से आप इसको देख भी नहीं पा रहे हो, ठीक है ना। नंगी आंखें होते हैं मतलब आपने जब सूक्ष्मदर्शी का यूज ना किया हो, ठीक है ना। आप किसी लेंस का यूज करते हो तो फिर आप नॉर्मल आइस में नहीं काम करते हो, फिर आप करते हो किसमें? यंत्र में काम करते हो। तो जैसे ही इधर रखी कोई चीज़ मैंने नहीं देखी, वो जब टेबल पर यह चीज़ रखी हुई है तो यह निर्जीव है, यह कार्य नहीं कर रही है। और जैसे ही यह चीज़ हमारे अंदर आई, इसको क्या मिल गया? कोशिका मिल गया। कोशिका कैसी है? सजीव है। तो इसको कौन सा माध्यम मिल गया? इसको सजीव माध्यम मिल गया और वह कार्य करने लगी। ऐसी प्रॉपर्टी किसकी होती है? विषाणु की होती है। किसकी होती है? वायरस की होती है। जब यह कोशिका के बाहर था, जब यह सजीव के बाहर था तो यह कैसा था? निर्जीव था। सजीव के बाहर कैसा है? यह सजीव के बाहर है, यह निर्जीव। और सजीव के अंदर कैसा है? यह सजीव के अंदर है, यह सजीव। कौन है? विषाणु आपका। सजीव के बाहर निर्जीव और सजीव के अंदर क्या है? सजीव। जीवित हो जाता है सजीव के अंदर। फिर जैसे ही यह सजीव के अंदर आता है, यह करने लगता है अपना काम। यह एक विषाणु से 2 विषाणु, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बहुत सारे विषाणु बनाता है और आप पर क्या करता है? अटैक करता है। आप पर क्या करता है? रोग करता है। तो विषाणु कोशिका के जब बाहर है तो कैसा है? निर्जीव। और जब कोशिका के अंदर आ जाता है, जब टारगेट सेल के अंदर आ जाता है, जब उसको माध्यम सजीव मिल जाता है तो वह सजीव हो जाता है। इसीलिए विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहा जाता है? कड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। किसके बीच की? सजीव और निर्जीव के बीच की। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की क्या कहा जाएगा? कड़ी कहा जाएगा, कनेक्टिंग लिंक कहा जाएगा। लिंक कहा जाएगा। किसको कहा जाएगा? वायरस को कहा जाएगा, ठीक है ना। आपको बता दिए क्यों कहा जाएगा, ठीक है ना। अब देख लो एक्चुअली में विषाणु होता क्या है, किससे मिलकर बना होता है, इसके बारे में जानना तो चाहिए। जब आपने इतना कुछ जान लिया, देखो भाई साहब विषाणु क्या होता है। देखो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर रहती है, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। ये ऐसी कुछ स्ट्रक्चर रहती है किसकी? विषाणु की। ये रहता है आपका क्या? न्यूक्लिक एसिड। क्या रहता है? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। और न्यूक्लिक एसिड से जुड़ा होता है आपका क्या? एक पूंछ जुड़ी रहती है, इसको बोलते हैं प्रोटीन। क्या कहते हैं? प्रोटीन। और विषाणु के ऊपर एक कोट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोट। ए है आपका कोट। ए वो वाला नहीं जो शादी में पहनते, विषाणु का है यह। इसको बोलते हैं प्रोटीन कोट। PROTEIN, प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट। यह प्रोटीन कोट क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है कैप्सिड। क्या कहा जाता है? कैप्सिड। तो आपका विषाणु किससे मिलकर बना होता है? मेरा क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने है। आंसर देना है। 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन। विषाणु किससे बना होता है? किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर ए DNA प्लस RNA प्लस प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 2
डीएनए प्लस प्रोटीन। ऑप्शन नंबर 3 आरएनए प्लस प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी 4 डीएनए प्लस आरएनए। बताइए इसका आंसर। गलत कर दिया ना, मान लिया ना आपने। क्या है, आपने कहा कि डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो कि आपने गलत कहा। यह मिलकर बना होता है आपका न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से। देखो दोनों जगह क्या है, प्रोटीन है। न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब बताइए आप किससे मिलकर बना होता है? डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होगा। यह आपका सही आंसर होगा। तो आपने लेक्चर नंबर 3 में किसके बारे में जाना? पूरा का पूरा कोशिका सिद्धांत के बारे में जाना। अब आप लेक्चर नंबर 4 में स्टार्ट करेंगे अपन लोग कोशिका के भाग के बारे में जानेंगे। कोशिका को डिटेल में अब स्टार्ट होना है। अब कोशिका का एक्चुअली काम क्या है आपको जानने को मिलेगा। तो लेक्चर नंबर 3 के लिए इतना ही। धन्यवाद। देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय।